वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं एक सुपर फैंटेसी मूवी। अगर आपको मैजिक पसंद है तो इस मूवी में मैजिक है, अगर आपको ड्रैगन चाहिए तो वो भी इसमें मौजूद है, मास्टर्स और डीमन वाली कहानियां पसंद है तो वो दोनों भी इसमें मौजूद है, और अगर आप भूत वाली स्टोरीज के फैन है तो इस मूवी में उसकी भी कमी नहीं होगी। इतना कुछ समेट कर इस मूवी को बनाया गया है तो क्या ही कहें। इसको बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस विजुअल ट्रीट को जिसका नाम है एम्पायर क्वीन द गोल्डन एज ऑफ मैजिक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के साथ। बहुत ही पुराने जमाने में 4 मांत्रिकों ने मिलकर एक शक्तिशाली जादू की छड़ी बनाई जिसके बल पर कोई भी इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन जब इन चारों मांत्रिकों की उम्र हो चली और उनकी मौत करीब आई तो उन्होंने फैसला किया कि ये जादू की छड़ी किसी भी बुरे इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस जादू की छड़ी को कुछ मंत्र वगैरह डालकर एक पहाड़ पर छुपा कर रखा। 1000 सालों में एक बार क्रिस्टल मून नाम के हरे रंग का चांद आसमान में 4 दिनों तक रहता है, जिसके दौरान इस जादू की छड़ी को कोई भी वहां से ले सकता है और चौथे दिन दोपहर के ठीक 12 बजे के बाद अगले 1000 साल के लिए उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। उस जादू की छड़ी को निकालने के लिए 4 चाबियों की जरूरत होती है और हर चाबी को इन मांत्रिकों ने 4 शापित गुफाओं में छुपा के रखा हुआ है। उस पहाड़ पर उन गुफाओं का लोकेशन उन्होंने एक मैप में मार्क भी किया हुआ है, लेकिन उस मैप को भी पाना उतना आसान नहीं है, इसीलिए उसे भी एक सेफ जगह पे छुपा दिया था उन चारों मांत्रिकों ने। और उस वक्त एक भविष्यवाणी भी लिखी गई थी कि हजारों सालों के बाद एक लड़की उस जादू की छड़ी को पा लेगी और उसकी शक्तियों के बल पर वो इस दुनिया पर राज करेगी। कई लोग उस भविष्यवाणी को मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उसको सच मानते हैं। इतना कुछ वॉइस ओवर में कहने के बाद सीन होता है कट और एक वीर को दिखाया जाता है जो तलवार चलाने में काफी माहिर है। ये दोस्तों अपनी कहानी का हीरो नाम है जेड और ये एक बड़े राज्य का सेनापति है। उसका एक जिगरी दोस्त भी है जिसका नाम है स्टर्लिंग, वो उस राज्य की नौसेना का कैप्टन है। दोनों ही अलग अलग दिशाओं में उस मैप को ढूंढ रहे हैं क्योंकि राज्य की रानी वो मैप पाना चाहती है। जेड जंगल के रास्ते से जा रहा होता है कि वहाँ एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम है माया। यही है दोस्तों अपनी हीरोइन। माया की माँ एक जादूगरनी थी जिसके जादू की छड़ी और उसका मैजिक बुक दोनों ही अब माया के पास है। माया उस जादू की छड़ी से एक जादू को कई बार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पाती। बस उस छड़ी में से एक रोशनी निकलकर फिर बंद हो जाती है। उस तेज रोशनी को देखकर जेड का घोड़ा घबराकर सीधे जेड को नीचे धकेल देता है और भाग जाता है वहां से। लेकिन जेड माया को देखकर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा उसको निहारने लगता है। फिर पास जाकर पूछता है कि तुम अभी अभी कोई जादू कर रही थी ना। माया कहती है नहीं तो। असल में दोस्तों इस राज्य में सिर्फ राजवंश के लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोग जानते भी हों तो भी उसका इस्तेमाल करना उनको अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा कर दे तो उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। इसलिए माया मानना ही नहीं चाहती कि वो जादू कर रही थी। लेकिन उसकी जादू की छड़ी देखकर जेड उसे छीन लेता है और कहता है अगर जादू नहीं कर रही थी तो फिर ये क्या है। माया कहती है देखो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे वापस करो। कहकर वो जेड से जादू की छड़ी वापस ले लेती है और अचानक एक मंत्र कहती है और गायब। जेड तो चौंक जाता है कि ये कौन है जो इतना पावरफुल जादू करना जानती है। दूसरी ओर स्टर्लिंग जंगल में रहने वाले कबीले के बीच फंस जाता है जो उस पर तीर चलाते हैं, उसका पीछा करते रहते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि स्टर्लिंग उनकी कोई चीज चुरा कर भाग गया था। अब वो एक जगह पर छुपा हो उसे खोलता है तो पता चलता है ये वही मैप है जो कई 1000 साल पहले उन 4 मांत्रिकों ने कहीं छुपा के रखा हुआ था। उसी को वो उस कबीले के लोगों से चुरा कर लेकर आया था। अब इसको रानी के हवाले करने के लिए वो तुरंत निकल जाता है। दूसरी ओर रानी को दिखाते हैं जो इस कहानी की विलन है। उसके सामने एक लड़की को खड़ा किया जाता है। रानी पूछती है कि तुमने अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। वो कहती है हमारे खेत में इस बार फसल अच्छी नहीं रही, हम सब भूखे मर जाते, इसलिए मुझे मजबूरन जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा, माफ कर दीजिए हमें। लेकिन रानी उसकी जादू की छड़ी तोड़कर कहती है इस लड़की को अंडरग्राउंड के कारागार में बंद कर दो। एंड वहां स्टर्लिंग अपनी शिप में वापस लौट रहा होता है और वो उस मैप को बड़े ध्यान से देखता है और एकदम क्लियरली समझ लेता है कि उन 4 मांत्रिकों ने किस पहाड़ पर जादू की छड़ी छुपाई थी और उसकी चाबियों को किन किन गुफाओं में रखा था। तभी एक जल सैनिक आकर कहता है तूफान के आसार आ रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। स्टर्लिंग मैप को अपने ड्रेस में छुपाकर बाहर आता है और शिप की दिशा बदलकर किसी तरह शिप को तूफान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और शिप डूब जाता है। और तब इलेक्ट्रिक एल नाम का फिश उसे शॉक लगा देता है जिसकी वजह से उसका मैप फिसलकर पानी में गिर जाता है। अब स्टर्लिंग एक बॉक्स को पकड़कर वहां तैरने लगता है बड़ी मुश्किल से। दूसरी ओर एक बुजुर्ग आदमी को दिखाते हैं जो कि जेड का मामा है। जेड बात बात पर उनसे सलाह मांगने जाता रहता है और इस बार वो पूछता है कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल मैजिक करने वाली लड़की को देखा, उसने अपनी जादू की छड़ी पर कोई मंत्र डाला और मेरी आंखों के सामने वो एकदम गायब हो गई। मामा पूछते हैं उस लड़की के बाल किस रंग के थे बता जरा। जेड कहता है लाल रंग के थे और ये सुनकर वो जेड को लेकर एक बुक दिखाते हैं जिसमें हजारों साल पहले की भविष्यवाणी के बारे में काफी डिटेल में लिखा होता है कि एक लड़की आएगी जो उस शक्तिशाली जादू की छड़ी को हासिल करेगी और इस दुनिया पर करेगी राज। उसमें लिखा होता है कि उस लड़की के बाल लाल रंग के होंगे। मामा कहते हैं कि तो तुम उस लड़की को ढूंढो, वही है जो इस दुनिया को सही दिशा में लेकर जा सकती है और हमें बुराइयों से बचा सकती है। लेकिन दोस्तों इनकी इन बातों को कोई छुप कर सुन रहा होता है।
दूसरी ओर रानी, जो खुद एक जादूगरनी है, वो एक खिड़की के पास जाकर अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ बातें करती है। लगता है अपने जादू की मदद से वो वीडियो कॉल करती है। इनकी बातों को सुनने से पहले दोस्तों, चलिए जरा इस राज्य की बैक स्टोरी बताता हूँ आपको। रानी के पिता इस राज्य के राजा थे। वो अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे, जिस वजह से जनता उनको बहुत मानती भी थी। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए और रानी की माँ, जो कि उस वक्त रानी थी, उसने हुक्म जारी करवा दिया कि सिर्फ राजवंश के लोग ही इस राज्य में जादू कर पाएंगे, बाकी सबके लिए जादू करना कानूनन जुर्म होगा। कई साल के बाद वो बूढ़ी होकर मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने राज्य का 3 हिस्सों में बंटवारा किया और हर बेटी को एक हिस्सा दे दिया। उसने 3 शक्तिशाली लोहे के मास्क बनवाए और उन्हें 3 वीरों को देकर कहा, ये मास्क तुम्हें मृत्युंजय बना देंगे। बदले में तुम्हें मेरी 3 बेटियों के रक्षक बनकर आखिर तक उनका साथ देना होगा। रानी के रक्षक का नाम है वास। और अब प्रेजेंट में रानी और उसकी 2 बड़ी बहनें बातें कर रही होती हैं कि बहुत ही जल्द क्रिस्टल मून आने वाला है और हमें चाहिए कि वो भविष्यवाणी कभी सच ना हो और वो जादू की छड़ी हमारे अलावा किसी और को ना मिले। बस वो जादू की छड़ी मिल जाए, फिर हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ इस राज्य पर बल्कि दुनिया पर राज करेंगी। लेकिन रानी उनको नहीं बताती कि उसने उस मैप को ढूंढने के लिए अपने आदमी को ऑलरेडी भेजा हुआ है, बल्कि ये कहती है कि भविष्यवाणी पर भरोसा मत करो दीदी, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये सब पुराने जमाने से चली आ रही मनगढ़ंत कहानियां हैं। बेचारी उसकी बहनें नहीं जानती कि रानी झूठ बोल रही है और वो उसकी बात को ही सच मान लेती है। दूसरी ओर जेड आखिर माया का घर ढूंढ लेता है। जेड छुपकर उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। तब वहां पर एक ड्रैगन उड़कर आता है और माया को बचाने के लिए जेड तेजी से भागकर माया को नीचे धकेल देता है और अपने केप से दोनों को कवर कर लेता है। ड्रैगन के जाने के बाद माया जेड को थैंक भी करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। जेड बताता है कि उसकी तलवार उसके परिवार की पारंपरिक तलवार है, जिससे डिमंस को खत्म किया जा सकता है। इसकी मदद से मैंने ढेरों मॉन्स्टर्स का संहार किया। और तब माया भी बताती है कि मेरी माँ अपने जादू से दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जब ये बात रानी को पता चली तो उसने माया की माँ को कैद करने के लिए वास और उसके आदमियों को भेजा। लेकिन माया की माँ ने वास के आदमियों को अपनी शक्ति से मार डाला। तब वास ने अपनी तलवार उन पर चलाई, लेकिन एंड वक्त पर वो गायब हो गई और माया के पास यहाँ पहुंच गई। पर बाद में पता चला कि उनके पेट में वास की तलवार घुस गई थी और माया की आंखों के सामने ही उसकी माँ मर गई। उन्हीं की जादू की छड़ी और बुक की मदद से माया उनके जादू को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है। तब जेड उसे बताता है कि भविष्यवाणी में जिस लड़की के बारे में बताया गया था ना, वो तुम ही हो जो आगे चलकर इस दुनिया पर राज करने वाली हो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों मिलकर उन 4 शापित गुफाओं को ढूंढ निकालेंगे और उनमें छुपी हुई चाबियों से उस जादू की छड़ी को पाएंगे। उसके बल पर तुम इस दुनिया की रानी बन जाओगी। दूसरी ओर स्टर्लिंग एक छोटे से आइलैंड में जा पहुंचता है। वो बेहोश होता है। जब आंख खुलती है तो कोई उसको डरा देता है। फिर पता चलता है कि वो जंगल में रहने वाली एक लड़की है जो उसे खाने के लिए फल देती है और उसका बड़ा ख्याल भी रखती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो जंगल में मजे से घूमने लग जाते हैं। तब उस लड़की के कबीले वाले स्टर्लिंग का शिकार करने की कोशिश करते हैं। स्टर्लिंग तो जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और खुद के बनाए हुए एक छोटे से बोट की मदद से निकल जाता है वहां से। यहाँ जेड और उसके मामा के बीच हुई बात को जो आदमी छुपकर सुन रहा था ना उस दिन, वो जाकर रानी को बता देता है। तो रानी वास से कहती है कि तुम जाकर पता लगाओ कि क्या सच में वो भविष्यवाणी सही है और क्या वाकई में ऐसी कोई लड़की है जिसके बाल लाल हैं। दूसरी ओर जेड माया को उसके घर छोड़कर अपने मामा से मिलने जाता है, लेकिन बाहर वास के आदमियों को देखकर वो दूर ही छुप जाता है। फिर उनके जाने के बाद वो तेजी से अंदर जाता है तो वहाँ मामा घायल पड़े होते हैं। दरअसल वास के आदमियों ने उनको मारा और उनके पास भविष्यवाणी के बारे में जो बुक थी वो छीन कर लेकर गए थे। तब मामा कहते हैं कि बेटा, उस लड़की की जान को खतरा है, तुम जाकर उसकी सुरक्षा करो। अगले सीन में जेड माया के घर में घुसता है तो आवाज सुनकर माया चौंक कर नींद से उठ जाती है। लेकिन जेड उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है कि सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मेरे साथ आ जाओ। दोनों के जाने के बाद वास और उसके आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और बेड पर अपनी तलवार से वार करता है वो। लेकिन जब उनको पता चलता है कि बेड पर माया नहीं है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। और यहाँ रानी के पास एक मैजिक बॉल है जिसके जरिए वो अपने ड्रैगन को हुक्म देती है कि उस घर के चारों ओर आग लगा दो। शुरू में जेड ने माया को जिस ड्रैगन से बचाया था वो रानी के कंट्रोल में है दोस्तों, और उसी को रानी हुक्म दे रही है। ड्रैगन वैसा ही करता है। तब जाकर जेड को पता चलता है कि ये रानी का ड्रैगन है। दूसरी ओर क्रिस्टल मून शुरू हो चुका है और चांद हरे रंग का भी हो गया। यहाँ वास रानी को बताता है कि वो जेड था ना, गद्दार निकला, उसने उस लड़की को बचा लिया। अब रानी उसको ऑर्डर देती है कि 4 दिन का क्रिस्टल मून रहेगा, जिस दौरान वो जादू की छड़ी उस लड़की के हाथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जेड और माया को जहां भी देखो वहीं मार डालो। और दोस्तों यह स्टर्लिंग अपने राज्य लौट आता है और अपने साथियों को देखकर खुश भी बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि जेड को गद्दार घोषित कर दिया गया था तो उसके जिगरी दोस्त स्टर्लिंग को भी कैद करने का हुक्म दिया जाता है रानी के द्वारा। तो उसे 2 सोल्जर्स पकड़ने आते हैं, लेकिन स्टर्लिंग ठहरा शिप का कैप्टन और एक काबिल फाइटर भी। वो उन सोल्जर से लड़कर उन्हें बैरल्स के साथ बांध देता है। उनमें से एक का ड्रेस पहनकर
देकर स्टर्लिंग फिर वहां से निकल जाता है और यहाँ जंगल में जेड और माया कैंप फायर लगाकर आराम से बैठे होते हैं। जेड देख लेता है कि कोई उनका पीछा करते करते यहाँ पहुंच गया है। वो उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर तैयार होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कोई और नहीं स्टर्लिंग है। दोनों यार एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं और जेड पूछता है कि भाई तुम जिस मैप की तलाश में गए थे वो कहाँ है, मिला क्या? यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रेड नाइट नाम का एक वीर था जिसे लगा कि उसकी बहन ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की होगी, इस वजह से उसने वो मैप चुराने की कोशिश की थी। लेकिन जब स्टर्लिंग को यह पता चला कि उसने रेड नाइट के आदमियों से लड़ाई की और रेड नाइट को मार डाला, उस समय वास भी स्टर्लिंग के साथ ही था और उसने रेड नाइट की बहनों को बंदी बना लिया। लेकिन स्टर्लिंग को यह गलत लगा और वो चुपके से उस लड़की को रिहा करके ले गया। शायद इसी वजह से उस लड़की को स्टर्लिंग से प्यार हो गया था और उसने स्टर्लिंग को उस जगह के बारे में बता दिया था जहां वो मैप छुपा कर रखा हुआ था। वो मैप रानी के हवाले करने के इरादे से स्टर्लिंग उस लड़की के साथ मैप लेने एक रेगिस्तान में पहुंचा, पर वहां रेतीला तूफान आया जिस दौरान स्टर्लिंग उस लड़की से बिछड़ गया। बदकिस्मती से वो लड़की तूफान में फंसकर मर गई थी। वहां उसका अंतिम संस्कार करके स्टर्लिंग वो मैप लेकर शिप में आ रहा था और रास्ते में शिप डूब गया। उसके बाद की भी सारी बातें वो जेड को बता देता है। मैप तो पानी में डूब गया यार, लेकिन मैंने उसे अपने माइंड में ऐसे उतार लिया कि कभी नहीं भूलूंगा। उस पहाड़ और उन 4 गुफाओं का लोकेशन मैं बखूबी जानता हूँ। दोस्तों वहां पर बैठा एक उल्लू उनकी बातें सुन रहा होता है। उस उल्लू की आंखों के जरिए रानी इनको देख रही होती है और इनकी बातें भी सुन लेती है। अब ये तीनों उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो उस बर्फीले पहाड़ को क्रॉस कर रहे होते हैं कि जेड वास को देख लेता है जो कि इनका पीछा कर रहा है। अब ये लोग प्लान करते हैं कि तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और उन 4 गुफाओं में से चाबियां निकाल लाएंगे। फिर स्टर्लिंग जेड और माया को उन गुफाओं का लोकेशन बता देता है और उनको एक पहाड़ का लोकेशन भी बताता है जहां उनको चाबियां लेकर आना होगा। और फिर स्टर्लिंग एक दिशा में तो जेड और माया दूसरी दिशा में जाने लग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले माया स्टर्लिंग को एक जादुई धागा देती है और बताती है ये दिखने में पतला धागा है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, इससे तुम एक बड़े शिप को भी बांध कर खींच सकते हो। फिर वो कुछ छोटे छोटे मोती देकर कहती है अगर कहीं भूत तुम्हारा रास्ता रोके तो इन्हें नीचे डालकर फोड़ना, ये तुम्हें उस भूत से बचाएंगे। फिर एक पत्थर देकर कहती है अगर रास्ते में अंधेरा हो और तुम्हें रोशनी की जरूरत पड़े तो इस पत्थर को हाथ में लिए तुम कहना रिवील, तब ये पत्थर तुम्हें रोशनी देगा। स्टर्लिंग माया को थैंक करके वहां से निकल जाता है, लेकिन इनको अलग होते हुए वास देख लेता है। रानी ने वास को एक मैजिकल बॉल दिया होता है जिसके जरिए वो रानी से लाइव बातें कर सकता है। वो रानी को बताता है कि ये 2 अलग दिशाओं में जा रहे हैं। रानी कहती है मुझे स्टर्लिंग जिंदा चाहिए और उस पहाड़ और उन 4 गुफाओं की लोकेशन चाहिए। जेड और माया को तुम मार डालो, इसके लिए तुम पूरी सेना बुला लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरी ओर वास को दिखाते हैं जिसके 3 क्लोज फ्रेंड्स हैं। पहला है ये आदमी जिसका नाम है ट्रैपर। ये अगर एक ट्रैप सेट करे तो दुश्मन उसमें जरूर फंस जाता है। हर ट्रैप का एक अलग टाइप का बैल भी होता है। अगर बैल बचता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई शिकार उसमें फंस चुका है। फिर वो तुरंत ट्रैप के पास जाकर शिकार को मार डालता है। अगले का नाम है पाइट पाइपर। इसके पास रंग बिरंगे जहर की शीशियां हैं। किसी को जान से मारना है या किसी के हाथ पैर पैरालाइज होने हैं या 1 महीने के लिए उसको नींद में रखना है या उसके सर में दर्द कराना है, इस तरह हर काम के लिए अलग अलग जहर है इसके पास। अपने क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से वो छोटी छोटी बारिशों को जहर में डुबोकर बांस की लकड़ी में डालकर उसे अपने टारगेट पर फूंकता है और टारगेट पर उसका असर होने लगता है। तीसरा है ये जिसका नाम है ब्लेड मास्टर। चाकू, क्रॉसबो, तलवार, यही है इसके हथियार। अगर किसी को इन 3 हथियारों से मार डालने की जरूरत हो तो वास इसी को बुला लेता है। इसमें रहम नाम की चीज नहीं है, किसी भी वक्त कहीं भी किसी को काट फेंक सकता है। अब वास इन तीनों से मदद मांगता है तो तीनों ही जेड और माया पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जेड और माया एक गुफा की ओर जा रहे होते हैं। जेड पूछता है कि तुम्हारा केप कहाँ है? माया एक छोटा सा कपड़ा दिखाती है। जेड कहता है कि अरे मैं कपड़े के बारे में पूछ रहा था और तुम ये रुमाल दिखा रही हो। माया कहती यही तो है वो, मैंने चीजों को छोटा करने का मैजिक सीख लिया है और फिर उसे बड़ा भी करना जानती हूँ। कहकर वो अपनी मंत्र शक्ति से अपने केप को फिर से बड़ा करके दिखाती है। वो कहती है तुम्हें एक और डेमो दिखा सकती हूँ, तुम अपनी तलवार दो, मैं उसे छोटा कर दूंगी। जेड कहता है ये बहुत ही शक्तिशाली तलवार है, इस पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। अच्छा ये बात है, देखती हूँ इसमें कितनी ताकत है। कहकर माया उसकी तलवार लेकर उस पर एक मंत्र डालती है कि तलवार झट से एकदम से छोटी हो जाती है। वेल अब इससे पहले कि माया उसे वापस से बड़ा करती, वहाँ ब्लेड मास्टर पहुंच जाता है। वो इन पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो जेड कहता है प्लीज यार मेरी तलवार को बड़ा कर दो। लेकिन इस बीच माया अपनी जादू की छड़ी नीचे गिरा चुकी होती है और वो उसको ढूंढने में लगी है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सोचकर जेड अपनी छोटी सी तलवार उठाकर ब्लेड मास्टर की ओर फेंकता है जो ठीक उसकी आंख में लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इस वजह से होता यह है कि ब्लेड मास्टर को कुछ नजर नहीं आता और वो एक खाई की दिशा में चलने लगता है और आखिरकार खाई में गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर स्टर्लिंग जंगल में ट्रैपर के एक ट्रैप में फंस जाता है और उस ट्रैप का बैल बहुत ही तेजी से बजना शुरू हो जाता है। सुनकर ट्रैपर भी तेजी से उसकी दिशा में जाने लगता है। यहाँ स्टर्लिंग की तलवार जमीन पर गड़ी होती है और वो उसको निकालने की कोशिश में लगा होता है। तभी ट्रैपर ट्रैप वाले लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां ना तो शिकार होता है और ना ही उसका ट्रैप। वो चौंक जाता है बिल्कुल और तब स्टर्लिंग बाहर आता है और कहता है कि शायद तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इससे पहले कि ट्रैपर की कुछ समझ में आता, स्टर्लिंग उसको अपनी तलवार से काटकर मार डालता है। यहाँ माया और जेड आराम कर रहे होते हैं तो माया पूछती है
है क्या तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता? तुमने ठीक उसकी आंख पे निशाना कैसे लगाया? जेड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो निशाने पर लग गया। और अभी माया का नदी में नहाने का मन कर रहा है, लेकिन जेड कहता है क्रिस्टल मून के खत्म होने में थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, हमें जल्दी से उन 4 चाबियों को ढूंढ निकालना होगा। और तुम हो कि यहाँ पर नहाने की बात कर रही हो। लेकिन माया जिद करती है और नहाने चली जाती है। इसी बीच पाइट पेपर आ चुका होता है और वो एक जगह छुपकर जहरीली बच्ची से जेड पर हमला कर देता है और वो छोटी सी बच्ची ठीक जेड की गर्दन पर लग जाती है। वो बेहोश। फिर पाइट पाइपर माया को मारने जाता है। जेड आधी बेहोशी में माया को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब जैसे पाइट पाइपर उस पर छोड़ने वाला होता है ना, तभी जेड अपनी तलवार को एक पत्थर पर मारता है, जिसकी आवाज को सुनकर माया मुड़कर उसको देख लेती है। किसको? पाइट पाइपर को। वो अपनी जादू की छड़ी की मदद से पाइट पाइपर पर कोई मंत्र डालती है, जिससे कि वो जहरीली बच्ची उसी पर लग जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। हम माया तुरंत जेड के पास चली आती है। अब जेड का बचा कुचा होश में निकल चुका होता है, लगता है उसकी जान चली गई। माया फिर अपनी मंत्र शक्ति से उसको जिंदा करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार चली जाती है। वो हिम्मत हार कर वहीं पर रोने लगती है। तब उसकी माँ की आत्मा उसको दिखती है, जो हिम्मत देती है कि बेटा तुम इस दुनिया पर राज करने वाली हो, अभी से हार मान लोगी तो दुनिया को कैसे चलाओगी, फिर कोशिश करो, तुम जरूर सफल होगी। माया फिर अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करती है और इस बार उसका जादू काम कर जाता है और जेड हो जाता है जिंदा। दूसरी ओर स्टर्लिंग पहली शापित गुफा में पहुंच जाता है। गुफा के अंदर एक स्केलेटन होता है, जिसके हाथ की उंगली में राजा की अंगूठी होती है, यानी रानी के पिता की अंगूठी। वही राजा दोस्तों जो अचानक एक दिन गायब हो गया था। लगता है इस गुफा की तलाश में वो निकले और यहाँ कर मर गए। स्टर्लिंग वो अंगूठी निकाल लेता है और मशाल जलाकर गुफा के अंदर जाता है। अंदर एक स्केलेटन फांसी पे लटक रहा होता है, जिसको देखकर स्टर्लिंग मतलब डर जाता है कि ये क्या है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन उस स्केलेटन के अंदर से एक भूत निकलता है जो इस गुफा में रखी हुई चाबी की रक्षा कर रहा है। वो स्टर्लिंग पर हमला कर देता है। स्टर्लिंग उससे लड़ने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भूत से मुकाबला नहीं कर पाता। तब उसे माया के दिए हुए जादुई मोती याद आते हैं। वो उन्हें जमीन पर दे मारता है। वहां पे होता है ब्लास्ट, जिसमें वो भूत मर जाता है। फांसी पर लटके हुए उस स्केलेटन की कमर में वो चाबी होती है, जिसे लेकर स्टर्लिंग निकल जाता है। दूसरी ओर रानी उस भविष्यवाणी वाले बुक को पढ़ने लगती है कि शायद इसमें उस पहाड़ और गुफाओं के बारे में कुछ पता चल जाए, पर उसे ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। तब उसकी बड़ी बहनें मैजिकल वीडियो कॉल करती हैं और कहते हैं कि क्रिस्टल मून को शुरू हुए 2 दिन हो गए हैं, हमें सावधान रहना होगा। पर रानी उनको दिलासा देती है हमें कुछ नहीं होगा। कॉल कट करके वो मन ही मन सोच लेती है कि वो जादू की छड़ी मेरी होगी और मैं ही दुनिया पर राज करूंगी, बड़ी बहनें मेरी भी गुलाम बनकर रहेंगी। दूसरी ओर जेड और माया अगली गुफा की ओर बढ़ते हैं। जेड पूछता है तुम गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत से बच सकती हो ना? माया कहती है मैं उसे तभी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब और कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार एक खतरनाक भेड़िया माया की जान के पीछे पड़ा हुआ था और तब माया ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और वहां से गायब हो गई थी, लेकिन लैंड हुई समुद्र के बीच एक पत्थर पर। और अब प्रेजेंट में माया बताती है अपने जादू से मैं गायब तो हो सकती हूँ, लेकिन गायब होकर कहाँ लैंड हो जाऊंगी इस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता। सही जगह पे लैंड होने के लिए मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी शायद। फिर दोनों अगली गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूसरी चाबी है। बाहर झाड़ू बेचने वाला एक दादाजी होते हैं जो इनको वार्न करते हैं कि गुफा में मत जाओ, अंदर एक राक्षस है जो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। लेकिन जेड काफी अकड़ता है कि शायद आप मेरी तलवार को नहीं जानते, तलवार चलाने की मेरी काबिलियत को नहीं जानते, आप नहीं जानते ना कि मैं ऊंचे दर्जे का वीर हूँ, राक्षस तो मेरे हाथ का खिलौना होगा, देख लेना आप। इस तरह डायलॉग बाजी झाड़कर वो गुफा में एंटर करता है, पर कुछ देर में मम्मी मम्मी करके चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। माया पूछती क्यों, क्या हो गया? तो जेड कहता है वो राक्षस बहुत बड़ा है यार, मुझे नहीं लगता कि उसको मारकर हम आगे बढ़ पाएंगे। माया कहती है बड़े वीर आए तुम रुको मैं जाकर देखती हूँ। कहकर माया अंदर जाती है। सच में वो राक्षस बहुत बड़ा होता है। माया शॉक तो होती है पर डरती नहीं और कहती है हेलो मेरा नाम माया है, तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह वो राक्षस से बात करने लगती है और कुछ ही देर में वो चाबी लेकर भी बाहर आ जाती है। दादाजी भी चौंक जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो पूछते हैं कि उसने तुम्हें चाबी भी दे दी और जिंदा भी छोड़ दिया, कैसे? तब माया बताती है कि अंदर क्या हुआ। असल में दोस्तों वो राक्षस चाबी की सुरक्षा कर रहा था और उसका जो साइज था उसके हिसाब से वो कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाता। तो माया ने उसके साथ डीलिंग की और अपने जादू से राक्षस को छोटा कर दिया। फिर उसे एक छोटे से बैग में डालकर उसे बाहर भी लेकर आ गई। कहकर वो उस बैग को खोलकर भी दिखाती और कहती है मैंने वादा किया मैं इसको आजाद करूंगी, इसलिए उसने चाबी मुझे दे दी। सुनकर तो दादाजी को भी यकीन हो जाता है कि माया ही भविष्यवाणी में बताई गई वो लड़की है जो इस दुनिया की रानी बनेगी। वो घुटने टेक कर उसे प्रणाम करता है। तब माया कहती है कि आप दूसरे लोगों को भी बताइए कि वो भविष्यवाणी सच होने वाली है। इतना ही नहीं, आइंदा आप जो भी झाड़ू बनाएंगे उन सब में जादू होगा देखना। कहकर वो अपनी जादू की छड़ी से उस झाड़ू पर मंत्र डालती है और वो झाड़ू तेजी से यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। और इस तरह शुरू हुआ था दोस्तों जादूगरनियों का झाड़ू में बैठकर उड़ना। माया कहती है अब लोग आपके झाड़ू ज्यादा खरीदेंगे, आप उन्हें यह कहकर झाड़ू बेचना कि ये मैजिकल झाड़ू है जिसमें वो उड़ सकेंगे। फिर यहाँ से इतना कहने के बाद जेड और माया निकल जाते हैं। दूसरी ओर स्टर्लिंग के ऊपर रानी का वो ड्रैगन उड़ रहा होता है। वो बचकर जंगल के अंदर भागता है। फिर ड्रैगन जेड और माया के ऊपर से उड़कर जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि उस ड्रैगन की आंखों से
रानी अपने मैजिकल बॉल के जरिए जेड, माया और स्टर्लिंग पर नजर रखे हुए है। अब जेड और माया तीसरी गुफा में पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर एक बॉक्स में चाबी रखी हुई है। जेड कहता है कि इस बार चाबी मैं निकालूंगा, कहकर वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता है और उस बॉक्स को हाथ में लेता है। अचानक फिसलकर नीचे धड़ करके आ जाता है। जेड चाबी को निकालने वाला होता है कि अचानक कोई मॉन्स्टर जेड को खींच ले जाता है। दूसरी ओर माया एक प्यारे से लोमड़ी के बच्चे को देखती है और उससे बात करते हुए वो उसे सब बता देती है कि हम उन 4 जादुई चाबियों को ढूंढने निकले हैं। जब चारों चाबियां मिल जाएंगी तो हम उस पहाड़ पर जाएंगे जहां वो जादू की छड़ी है। उस जादू की छड़ी के जरिए मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। इस तरह वो सारा प्लान और उस पहाड़ का लोकेशन तक उस लोमड़ी के बच्चे को बता देती है। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि उस लोमड़ी की आंखों और कानों के जरिए रानी दूर से ये सब कुछ देख और सुन रही है। दूसरी ओर जेड उस मॉन्स्टर से बचकर भागता है। जब माया को पता चलता है कि जेड मुसीबत में है तो वो उसके पास भागी चली आती है। उसका हाथ पकड़कर गायब होने का मंत्र कहती है। अगले पल दोनों हो जाते हैं गायब। ये देखकर तो रानी चौंक जाती है कि माया इतनी पावरफुल है क्या। यहाँ रानी वास को उस पहाड़ का लोकेशन बताती है और कहती है भविष्यवाणी में बताई गई जादू की छड़ी वहीं पर है, जाओ। जेड और माया चारों चाबियां लेकर वहीं पर आएंगे, इसीलिए तुम अपनी सेना लेकर वहां पर जाओ और रास्ते में उन दोनों को खत्म कर दो ताकि वो जादू की छड़ी तक पहुंच ही ना पाए। यहाँ माया को अचानक कोई इल्यूजन होता है और वो चौंक कर बिल्कुल बैठ जाती है। असल में उसने इल्यूजन में देखा कि रानी की सेना यहाँ आने वाली है। जेड, माया और स्टर्लिंग तीनों ही फंसने वाले हैं, ये देखा उसने। साथ ही जेड और स्टर्लिंग को बहुत बुरी मौत आने वाली है। फ्यूचर की ये सारी बातें देखकर माया बिल्कुल परेशान हो जाती है कि कैसे बचाया जाए। कहती है देखो हम सीधे सीधे उस पहाड़ पर पहुंचेंगे तो मारे जाएंगे। इसी बीच स्टर्लिंग आखिरी गुफा में पहुंच गया होता है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो स्टर्लिंग माया का दिया हुआ वो पत्थर निकाल कर कहता है रिवील, और वो रोशनी देने लगता है। इस तरह वो चौथी चाबी को भी देख लेता है जो कि एक छेद के अंदर होती है, लेकिन उसके आगे कई पत्थर होते हैं। स्टर्लिंग एक एक करके उन पत्थरों को निकाल कर बाहर रखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर निकालता जाता है ना, वहां पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। और जब स्टर्लिंग आखिरी पत्थर निकालता है तो उस ट्रैप में एक कुल्हाड़ी नीचे जाकर एक बॉम्ब के तार को जला देती है। और इस बात को स्टर्लिंग भी देख लेता है और अब उसको जल्दी से बाहर जाना होगा कैसे भी करके। फिर वो अपना हाथ अंदर डालकर चाबी निकाल लेता है और तेजी से बाहर भागता है। और वो गुफा से बाहर नहीं निकला कि ठीक उसी वक्त बॉम्ब फट जाता है और वो गुफा टूटकर बिखर जाती है। बाल बाल बचता है स्टर्लिंग। वो थोड़ी चैन की सांस लेता है कि तभी उसकी गर्दन पर कोई तलवार रखता है। वो जैसे चौंक कर मुड़ता है तो वो कोई और नहीं, जेड है। जेड हंसता है कि अबे क्यों, मैं डर गया था क्या। स्टर्लिंग पूछता है कि तुझे कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। जेड कहता है बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनकर आ गया यार। अब इन्हें चारों चाबियां मिल गई हैं। आज क्रिस्टल मून का आखिरी दिन है और आज दोपहर 12 बजे से पहले इन्हें उस पहाड़ पर जाकर जादू की छड़ी निकालनी होगी। फिर माया उन्हें अपने इल्यूजन के बारे में बता देती है कि अगर हम वहां गए तो मारे जाएंगे। स्टर्लिंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है, जमीन के रास्ते से जाने के बजाय समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, वहां कोई हमें देख नहीं सकेगा। फिर माया एक पत्थर के पीछे छुपकर अपना ड्रेस चेंज करती है। उसने कई ड्रेसेस को अपने जादू से छोटा कर दिया था और अब उसमें से एक को बड़ा करके पहन भी लेती है। इसी बीच जेड की तरफ से कोई आवाज आती है तो स्टर्लिंग पूछता है क्या हो गया, आवाज कैसी। तो जेड उसे माया का वो बैग खोलकर दिखाता है जिसमें उसने राक्षस को छोटा करके रखा था। फिर तीनों राजे के हार्बर के पास जाते हैं जहाँ कई शिप्स होते हैं। वहाँ कुछ नौसैनिक भी होते हैं जो स्टर्लिंग को जिंदा देखकर बड़े खुश होते हैं। स्टर्लिंग उनसे मदद मांगता है तो वो खुशी से मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दिन दहाड़े शिप को चुरा लेना आसान नहीं होगा, रात को करेंगे। तब माया कहती है मेरे पास एक तरकीब है, कहकर वो अपनी जादू की छड़ी और मंत्र शक्ति से उस जगह को धुआंधार कर देती है। और इसी बीच स्टर्लिंग और उसके साथी एक शिप का लंगर ऊपर करके लाठे और पाल को फैलाकर सभी के सभी शिप्स में वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनका शिप उस पहाड़ की ओर जा रहा है। तब स्टर्लिंग राजा की वो अंगूठी दिखाकर कहता है कि मुझे एक गुफा के बाहर राजा का स्केलेटन मिला जिसके हाथ में अंगूठी थी, इसे सिर्फ राजवंश के लोग ही पहन सकते हैं। मैंने पहनने की कोशिश की तो मुझे शौक लगा, कहकर वो माया को देता है जिसे माया भी पहनती है, लेकिन उसे शौक नहीं लगता। तब जाकर माया को अपने बारे में एक सच्चाई पता चलती है। असल में माया के पिता कोई और नहीं इस राज्य के राजा थे, यानी फिलहाल जो रानी है उसके पिता, पर उन्होंने माया की माँ से कभी शादी नहीं की थी, ये बात भी थी। कुछ देर के बाद इनका शिप पहाड़ की दूसरी ओर पहुंच जाता है। जेड, माया और स्टर्लिंग शिप से उतर कर जाते हैं तो जेड कहता है कि 12 बजने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है, रानी जरूर हमें खत्म करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम दोनों जल्दी से जाकर उस जादू की छड़ी को निकालो, मैं रानी और उसकी सेना का मुकाबला कर लूंगा। कहकर वो माया और स्टर्लिंग को पहाड़ की चोटी पर जाने को कहकर खुद दूसरी दिशा में निकल जाता है। हम माया और स्टर्लिंग ऊपर जा रहे होते हैं कि सामने उनको 2 सोल्जर्स दिख जाते हैं। स्टर्लिंग कहता है कि इन्हें मार डालता हूँ, लेकिन माया कहती है इन पर बर्बाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इन्हें खत्म करने का काम मेरा फ्रेंड करेगा। कहकर माया बैग में रखे हुए उस छोटे राक्षस पर अपना मंत्र डालती है जिससे कि वो पहले जैसा बड़ा हो जाता है। माया कहती है कि मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तो राक्षस उन सोल्जर्स को चींटियों की तरह कुचलकर भारी दिल के साथ माया से विदा लेता है। वो सलामी के तौर पर माया और स्टर्लिंग को ऊपर उठाता भी है और गुड बाय कहकर उनको नीचे उतार कर अपने रास्ते निकल जाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं।
लेकिन इतने में रानी के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। माया कहती है इनको मैं संभाल लूंगी, तुम 12 बजे से पहले जादू की छड़ी को निकाल लो, जरूरी नहीं है कि मैं ही उसको निकालूं। कहकर वो चारों चाबियां स्टर्लिंग को देकर उसे पहाड़ की चोटी की ओर भेज देती है। एक और जेड के रास्ते में वास आ जाता है और दोनों लड़ने को तैयार होते हैं। दूसरी ओर रानी माया के सामने आती है और कहती है तुम हो ही कौन रानी बनने के सपने देख रही हो, जो तुम ठहरी अनाथ, तुम दुनिया पर राज करना चाहती हो हैं? इस पर माया उसको राजा की वो अंगूठी दिखाकर कहती है रानी बनने की काबिलियत तुमसे ज्यादा मुझ में है और मैं राजवंश की हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, राजा ही मेरे पिता थे। सुनकर रानी को लगता है शॉक। दूसरी ओर स्टर्लिंग के साथ ही शिप से बॉम्ब फेंककर रानी के सोल्जर्स को खत्म कर रहे होते हैं। इस तरह हर तरफ घमासान युद्ध चल रहा होता है। यहाँ माया और रानी की जादुई शक्तियों का मुकाबला होता है। दूसरी ओर जेड और वास के बीच तलवार से लड़ाइयां चल रही होती है। स्टर्लिंग को एक आदमी चेस कर रहा होता है। तभी स्टर्लिंग माया का दिया हुआ वो मैजिकल धागा इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक पेड़ पर बांधकर उसे खींच कर पकड़ लेता है और वो आदमी जो उसके पीछे पड़ा हुआ था उसके पैर उसमें लग जाता है और वो एक खाई में खत्म। फिर स्टर्लिंग पहाड़ पर एक मंदिर जैसी जगह पर पहुंच जाता है। जैसे स्टर्लिंग उस मंदिर में पैर रखता है, अचानक एक आदमी प्रकट होता है और कहता है अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मार डालूंगा। वो अपनी पहेली बताता है और स्टर्लिंग को यकीन होता है कि उस पहेली का जवाब है घोड़ा। वो देखता है कि वहां घोड़े जैसी एक मूर्ति है जिस पर एक होल होता है, तो वो उस होल में एक चाबी घुसाता है तो वो आदमी कहता है ये सही जवाब है, कहकर वो गायब हो जाता है। स्टर्लिंग एक एक करके वहां की सारी पहेलियां सुलझाते हुए ठीक जगहों पर चाबी लगा देता है, जिससे कि आखिर में उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जादू की छड़ी है। ठीक 12 बजने से 2 सेकंड पहले स्टर्लिंग उस बॉक्स के अंदर से जादू की छड़ी निकालकर उससे आजाद कर देता है और जब रानी को पता चलता है कि जादू की छड़ी को आजाद कर दिया गया है तो वो अपने ड्रैगन को बुलाती है, जो कि स्टर्लिंग के साथियों के शिप पर आग उगलकर उसे जला देता है। स्टर्लिंग के साथी पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वो शिप ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर वास का ध्यान जरा सा भटक जाता है और मौका पाकर जेड अपनी तलवार उसके पेट में खोप देता है। वैसे वास मृत्युंजय है, लेकिन जेड की तलवार में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसके लगने से वो मर जाता है। दूसरी ओर माया और रानी के बीच की लड़ाई में माया बड़ी कमजोर पड़ रही होती है, क्योंकि रानी के पास कई मैजिकल पावर्स हैं। लेकिन तब जेड माया की मदद करने के लिए आता है, लेकिन रानी उस पर भी हमला कर देती है और तब माया बीच में दोबारा आती है और घायल होकर वहीं बेचारी गिर पड़ती है। इसी बीच एक सोल्जर जादू की छड़ी लेकर रानी के पास आ जाता है, जिसको देखकर रानी बड़ी खुश भी होती है और कहती है वो जादू की छड़ी मुझे दो। लेकिन तब वो सोल्जर अपना मास्क निकालता है तो पता चलता है वो स्टर्लिंग है। वो जादू की छड़ी को जेड की ओर फेंक देता है तो गुस्से में रानी जेड पर हमला करने जाती है, पर इसी बीच जेड के मामा वहां पर आकर रानी पर हमला कर देते हैं। असल में वास के हमले से वो मरे नहीं थे पहले, बल्कि घायल हुए थे और अब उनके घाव भरने की वजह से वो जेड के बचाव के लिए आ गए। इनके हमले में रानी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आता है और वो अपनी जादू की छड़ी को आसमान की ओर दिखाती है तो उसका ड्रैगन वहां पर आ जाता है। लेकिन इतने में जेड उस भविष्यवाणी वाली जादू की छड़ी को माया के हाथ में दे देता है, जिसकी शक्ति से माया ठीक हो जाती है। फिर वो उस जादू की छड़ी से ड्रैगन पर हमला करके उसे घायल करके समुद्र में गिरा देती है और एकदम से वो फट भी जाता है। रानी दोबारा माया पर हमला करती है, लेकिन माया अपनी नई शक्तियों से रानी की इस बार चटनी बना देती है। फिर वो रानी पर एक मंत्र डालकर उसको कर देती है गायब। अब माया दुनिया के सारे साम्राज्यों की रानी बन चुकी थी। वो लोगों से कहती है कि आज के बाद जादू सिर्फ राजवंश की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से जादू का इस्तेमाल कर सकेगा। सुनकर जनता बड़ी खुश हो जाती है। अब रानी की दोनों बहनों के राज्यों पर भी कब्जा जमाने के लिए माया निकल जाती है। माया के शासन में सब बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म और आखिर में क्रेडिट्स के दौरान दिखाते हैं कि पुरानी रानी मरी नहीं, बल्कि माया ने उसको गायब करके नॉर्थ पोल भेज दिया था, जहां एक पोलर बियर उसकी जान के पीछे पड़ा होता है। रानी के पास उसकी जादुई छड़ी तो है नहीं, इसीलिए वो यहाँ से कभी भी बचकर नहीं निकल पाएगी। इस तरह होती इस कहानी की एंडिंग। बाकी अब आप बताइए आपको कैसी लगी फैंटेसी मूवी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।